जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञो उपनिषद 3। इस उपनिषद में बच्चों के विकास के बारे में बताया जा रहा है कि बच्चों की शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए तथा उनका ध्यान किस प्रकार रखना चाहिए। इसमें गुरुदेव जी अब आगे लिखते हैं कि शिक्षा बच्चों को क्या दी जानी चाहिए। इसका निर्धारण अभिभावकों को उनकी मन स्थिति एवं देश काल की परिस्थितियों को देखकर ही करना चाहिए। जो विषय अप्रासंगिक हैं, जिनका जीवन से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं, शिष्यों के कंधों पर लाद देना वस्तुतः उनके विकास को रोकने के समान है। सामान्य ज्ञान, आहार विहार, खेल कूद, सामान्य शिष्टाचार, नैतिक गुणों के व्यवहारिक क्रियान्वयन का शिक्षण पाठ्यक्रम में जुड़ा रहे तो ही शिक्षा फलदायी होती है। ऐसी अनौपचारिक शिक्षण प्रक्रिया पाठ्य पुस्तकों की डिग्री दिलाने वाली शिक्षा से लाख गुना उत्तम है। पर्यटन परिभ्रमण भी आसपास की परिस्थितियों, प्राकृतिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के संबंध में दृष्टिकोण को निखारता है एवं व्यक्तित्व को सर्वांगपूर्ण बनाता है। आत्मरक्षा का अभ्यास सभी शिशुओं को साथ में कराया जाना चाहिए ताकि वे साहसी स्वावलंबी बन सके। कुसंग से बच्चों को बचाया जाए। सेवक, साथी, अध्यापक, परिचितों में कौन उपयुक्त कौन अनुपयुक्त है, इसका ध्यान रखना अभिभावकों का काम है। इस संदर्भ में बहुत सतर्कता की आवश्यकता है। कुसंग के दुष्प्रभाव से कई बार बालकों का स्वभाव एवं भविष्य ही बिगड़ जाता है, जो पीछे बड़ा दुखदायी होता है। बच्चों को घर परिवार के कामों में रस लेने, ध्यान देने और हाथ बटाने की आदत आरंभ से ही डालनी चाहिए। दुलार में कुछ भी करते रहने की छूट नहीं देना चाहिए। कोमलता के कारण बालकों पर सर्दी गर्मी का ही अधिक अवसर नहीं होता, वरन भले बुरे प्रभाव से भी वे जल्दी प्रभावित होते हैं। बालकों किशोरों के कोमल मन पर सभी समीपवर्ती व्यक्तियों की मन स्थिति का प्रभाव पड़ता है, चाहे वे घर में कार्यरत सेवक हों या उनके साथी सहचर हों, आने वाले परिचित अतिथिगण हों अथवा शिक्षण देने वाले गुरुजन। इनमें से कौन का साथ हितकर है, यह चुनाव तो कठिन पर अभिभावकों को ही करना चाहिए। मौसम के थोड़े से अनुकूल प्रतिकूल परिवर्तन स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं, उसी प्रकार संपर्क संबंधी थोड़े से भी प्रभाव का उन पर दूरगामी असर पड़ता है। अच्छा बुरा चुनने की बुद्धि का किशोर अवस्था तक विकसित नहीं हो पाती, किंतु उनका प्रभाव ढलाई की प्रक्रिया से गुजर रहे मस्तिष्क पर तुरंत पड़ता है। अच्छा हो वातावरण ऐसा बने कि हर श्रेष्ठ कार्य में बच्चों की रुचि जागे एवं दैनंदिन घर स्थिति के कार्यों में भी रस लेकर स्वावलंबी बनाएं। इस प्रयोगशाला से कुछ सीखें। विवाह तब करें जब बच्चे स्वयं सुसंस्कृत एवं स्वावलंबी बनने की स्थिति तक पहुँचे। लड़कियों को इस योग्य होना चाहिए कि वे नए गृहस्थ का भार उठा सकें और समय पड़ने पर आर्थिक स्वावलंबन की दृष्टि से भी समर्थ सिद्ध हो सकें। परिपक्व आयु होने से पूर्व बालकों या किशोरों का विवाह नहीं करना चाहिए, इससे उनके विकास क्रम में भारी बाधा पड़ती है। ज्ञान वृद्धि तथा सुविधा साधनों की व्यवस्था करने की तरह ही इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे गुण कर्म और स्वभाव की दृष्टि से सुसंस्कारी बने। उनके चिंतन, चरित्र और व्यवहार में शालीनता का समुचित समावेश होता रहे। न केवल शारीरिक संरचना की दृष्टि से स्वस्थ अपितु मानसिक परिपक्वता, भावनात्मक विकास की स्थिति में पहुंचने पर ही युवकों को विवाह बंधन में बांधा जाए। आयु महर्षि धौम्य सोचने लगे, परिवार की इतनी महत्ता बताने के कारण कहीं श्रवणकर्ताओं को यह मति भ्रम न होने लगे कि घर की चार दीवारी तक ही उनके कर्तव्य उत्तरदायित्व सीमित है।
उतनी ही परिधि में थोड़े से लोगों के साथ आदान प्रदान करते रहने पर यह मनुष्य लिप्त हो गया है, तो फिर वह सीमा बंधन का काम करेगा, मनुष्य की स्थिति कूप मंडूक जैसी बना देगा। आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि तब कोई देश, धर्म, समाज, संस्कृति की बात सोचेगा ही नहीं। यह भ्रम यदि मेरे प्रतिपादनों से किसी को हुआ हो तो उसका निराकरण समय रहते करने की आवश्यकता है। घर परिवार को व्यायामशाला, पाठशाला के समान माना जाना चाहिए। उस छोटे क्षेत्र में उपार्जित उपलब्धियों को लोक हित में नियोजित करना चाहिए। इसी में मनुष्य जन्म की सार्थकता और ईश्वर की प्रसन्नता सन्निहित है। परमेश्वर के प्रसन्न होने पर कुछ भी दुर्लभ नहीं। यह संसार ही विराट ब्रह्म साकार परमेश्वर है। इसके खेत में अपनी क्षमताओं को जी खोल कर बोना चाहिए और बदले में 1000 गुने श्रेय सत्परिणामों का विश्वास रखना चाहिए। और मानव मात्र का अभिष्ट भी यही है। आज धौम्य ने विश्व इस परिवार का नागरिक रहने, विश्व व्यवस्था को संभालने में भाव भरे योगदान देने के लिए परामर्श प्रोत्साहन देने का निश्चय किया। इसके बिना शत्रु का शिक्षण अधूरा ही रह जाता है। उस अधूरेपन के कारण भ्रांति उत्पन्न होने, प्रगति उत्पन्न होने और रुक जाने का भी भय था। धौम्य ने उपस्थित जिज्ञासुओं और उनमें खोकर गंभीर मुद्रा में अपने मंगलमय कथन आरंभ किया। आगे धौम्य ऋषि जी लिखते हैं, बताते हैं, चिंतन की परिधि यदि अपने पारिवारिक परिजनों तक ही सीमित रहे तो व्यक्ति समुदाय का एक अंग होते हुए भी अपने दायित्वों का एहसास न होने के कारण उपार्जन उपभोग में ही जीवन किसी तरह काट कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री समझ लेता है। वस्तु स्थिति यह है कि समाज के एक एक घटक ने परिवार संस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एकाकी कोई नहीं जी सकता, न ही पनप सकता। ऐसे में इक्कड़ स्वार्थ प्रधान जीवन जीने वाले व्यक्ति संस्कृति, समुदाय, विश्व सुधा के लिए कलंकी सिद्ध होते हैं। गृहस्थ जीवन नारी, शिशु एवं विरजन प्रकरणों को अपने तर्क सम्मत विवेचन द्वारा प्रस्तुत करने वाले महर्षि धौम्य का यह अनुमान सत्य ही है कि जानकारी के अभाव में कई भ्रांतियां न पनपने लगें। इसी कारण वे विचारते हैं कि परिवार के सदस्यों को बताया जाना चाहिए कि उनका कार्यक्षेत्र कितना विशाल है। जिन गुणों का अभ्यास गृहस्थ आश्रम में करने हेतु उन्हें प्रेरित किया गया, उन्हें समष्टि में संव्याप्त विराट ब्रह्म रूपी विश्व परिवार में भी लागू किया जाना चाहिए। यह समझें बिना सारा प्रतिपादन अधूरा है। किसान अपने खेत में थोड़े से गेहूं के दाने बोकर पूरे खेत में लहलहाती फसल काटता है। यही बोने व काटने की प्रक्रिया हर व्यक्ति को सत्वर्ती विस्तार के माध्यम से समग्र समाज पर लागू करनी चाहिए। आराधना की यह प्रक्रिया प्रकारांतर से उसकी विश्व ब्रह्मांड के सभी घटकों के प्रति उड़न होने के रूप में संपन्न होनी चाहिए। इसी में उसका गौरव और बड़प्पन है। आगे धौम्य जी ने लिखा है कि पारिवारिकता को एक ऐसा समन्वय व संगम समझना चाहिए जिसमें आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता के तीनों ही तत्वों का समावेश है। इसे सही रूप से अपनाने पर उपासना, साधना और आराधना के तीनों ही प्रयोजनपूर्ण होते हैं। इसके सहारे व्यक्ति का चिंतन, चरित्र और व्यवहार का स्तर ऊंचा उठता है। परिवार एक प्रत्यक्ष प्रयोगशाला है। उसमें सम्मिलित रहने वाले सदस्यों को पारिवारिकता के आदर्शों को व्यवहार रूप में समझने, अपनाने का अवसर मिलता है। यही वह आदर्श है जिसे अपनाने पर परिवार के सदस्य कमल पुष्प बन विकसित होते हैं, जो उसका सूत्र संचालन करते हैं। उनके गुण, कर्म, स्वभाव में उच्च स्तरीय परिवर्तन, परिष्कार संभव होता है। इस प्रवृत्ति को अपनाकर ही मनुष्य अन्य प्राणियों की तुलना में अधिक समर्थ, बुद्धिमान एवं प्रगतिशील बन सका। इसका प्रमुख कारण उसकी
पारिवारिकता अपनाने वाली प्रवृत्ति ही है। यदि यह विशेषता न रही होती तो उसे भी अन्य दुर्बलकाय प्राणियों की तरह गई गुजरी स्थिति में जीवन व्यतीत करना पड़ता। परिवार संस्था एक ऐसा संगठन है जिसमें मनुष्य अध्यात्म, दर्शन एवं व्यवहारिक जीवन साधना के महत्वपूर्ण सोपानों को सीखता, जीवन में उतारता एवं उन्हें समाज परिवार में क्रियान्वित कर अपना मनुष्य जीवन सार्थक करता है। आस्तिकता अर्थात निराकार परम सत्ता को विश्व ब्रह्मांड रूप में समाये होने की मान्यता को स्वीकार करना, आध्यात्मिकता अर्थात स्वयं के संबंध में अपनी परमात्मा के वरिष्ठ पुत्र होने की स्थापना को परिपक्व बनाना एवं धार्मिकता अर्थात विश्व उद्धान को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने हेतु अपने सत्कर्मों को नियोजित कर देना, ये तीनों ही उपादान परिवार में रहकर भली भांति संपन्न होते रह सकते हैं। फिर कारणतर ये ही उपासना, साधना और आराधना के क्रम से है पर्यायवाची हैं। इन्हीं से व्यक्ति महान अथवा दुर्बल बनता है। पारिवारिकता एक दर्शन है जिसे अपनाकर व्यक्ति स्वयं अपने चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार को परिष्कृत करता एवं अपने माध्यम से अन्य अनेकों को ऊंचा उठाता, प्रगति पथ पर बढ़ाता है। आगे गुरुदेव जी ने प्रज्ञा उपनिषद में लिखा है कि निजी परिवार घर गृहस्थी की परिधि में ही सीमित रहता है। उसका आधार वंश कुटुंब है। उसकी भी अपनी महत्ता, उपयोगिता, आवश्यकता एवं जिम्मेदारी है। पर यह न समझना चाहिए कि पारिवारिकता का आदर्श इतने छोटे क्षेत्र में ही सीमित होकर रह जाता है। उसकी परिधि में यह सारा चराचर संसार समा जाता है। समाज की संरचना परिवार सिद्धांत पर हुई है। राष्ट्रों का गठन भी इसी आधार पर हुआ है। यह सिद्धांत जब तक सही रूप में अपनाया जाता रहा तब तक इस धरातल पर सर्वोत्तम सतयुगी वातावरण बना रहा। जिन मनुष्यों ने इस आदर्श को जितना समझा और व्यवहार में उतारा, वे उसी अनुपात में महान बनते चले गए। उन्हें एक से एक बढ़कर महान विभूतियां उपलब्ध होती रहीं। साधु, ब्राह्मण, वानप्रस्थ स्तर के परमार्थ परायण व्यक्ति इस भावना से ओतप्रोत होते हैं। वे सबको अपना मानते हैं, आत्मीयता की दृष्टि से देखते हैं। जिधर भी आंख पर सारते हैं तभी अपने दिखते हैं। यह आत्मभाव ही पारिवारिकता का प्रधान लक्षण है। जो पारिवारिकता के दर्शन को अपने दैनंदिन जीवन व्यवहार में उतारते हैं, वे बदले में उतना ही प्रेम, श्रेय, सम्मान पाते हैं। सब अपने हैं, हम सबके हैं। दूसरों का दुख कष्ट ही हमारा दुख है। यदि ये भावनाएं जीवंत रहें तो सारी वसुधा ही अपना परिवार लगती है। अपना कार्य क्षेत्र सारा समाज, राष्ट्र एवं विश्व वसुधा हो जाता है। परिवार के परिजनों, विशेषकर वानप्रस्थों के लिए तो यह आदर्श जीवन साधना का एक अनिवार्य अंग है। धन्यवाद। सभी श्रोतागणों को मेरी तरफ से धन्यवाद तथा सभी के लिए मैं भगवान से मांगती हूँ कि सभी लोग स्वस्थ रहें, सही रहें, प्रज्ञा उपनिषद का लाभ उठाएं और उनमें इस प्रज्ञा उपनिषद को जन जन तक पहुंचाने का सामर्थ्य प्रदान करें। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र का उच्चारण हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।